गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कहा जाता है कि सियासत में कोई मुस्तकिल इत्तेहादी या दुश्मन नहीं होता, सब मफादात का खेल है जिसके लिए सब हाथ जोड़कर साथ बैठे होते हैं। आज उसी की ही एक मिसाल देखने को मिली जब नवाज शरीफ तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई और आइंदा इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी इत्तेफाक हो गया। मामलात आगे बढ़ाने के लिए इस मुलाकात का सियासी मंजरनामे पर क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब देखने में आ रहा है कि सियासी मैदान में नून लीग अकेली मंजरनामे को एंजॉय कर रही है। दूसरी सियासी जमातें गिले शिकवों में मसरूफ हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। क्या किया सबने नून लीग के लिए मैदान खाली कर दिया है या वाकई वो मुश्किलात से दो चार हैं और इलेक्शन में ताखीर की जो गूंज सुनाई दे रही है उसके मुताबिक तकनीकी वजूहात पर इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल इसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया। बहुत से इलाकों में सिक्योरिटी और मौसम की शिद्दत भी आड़े आ सकती है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन मुलतवी करने के लिए 17 के करीब दरखास्तें भी दायर की गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों की समाअत का फैसला भी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाज़ अहकामात के बावजूद क्या कोई ठोस वजह नजर आती है कि इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर हो? और इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे महंगाई की, जिसके बाइस मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए हुकूमत का एक और तोहफा तैयार है। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका है। गुज़श्ता कुछ अरसे में बिजली और गैस दोनों की कीमतें बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन इस्लाहात नहीं हो सकी। क्यों? और स्टॉक मार्केट जो हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है, क्या ये मईशत के लिए मुस्बत अशारिया है? अगर है तो आवाम को इसके समरात कैसे मिलेंगे? और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे गजा में होने वाले जुल्म की, जो बदस्तूर इसराइल के ज़ेर-ए-ताब है। इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई पूरे गजा में फैला दी है और अनकरीब ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। इसराइली वजीर आजम ने ऑपरेशन के बाद गजा की सिक्योरिटी खुद संभालने का ऐलान कर दिया है। इस पर तबसरा शामिल करेंगे, लेकिन आगाज हमेशा की तरह सियासी सूरत हाल से है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो थी नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात। खुद चलकर गए नवाज शरीफ साहब 15 साल के बाद। ये कितना बड़ा इवेंट था सियासत के हवाले से अगर पंजाब की पॉलिटिक्स को देखा जाए? लेकिन सलमा, बुनियादी तौर पे तो 8 फरवरी के इलेक्शन जूं करीब आ रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतखाबी सियासत जो है ना वो नई करवट ले रही है, नया सियासी मंजरनामा सामने आ रहा है। इसी को देखते हुए आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, 15 साल के बाद गए। और भाई देवे ये याद करा दूं आपको, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के साथ, यानी दो लोग से मुराद उनकी थी चौधरी बरादरान और शेख रशीद, इनसे कभी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन आपने देखा, वो कहते हैं ना सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कोई आपका हतमी दुश्मन नहीं है और ना ही आपका हतमी हमायती है, बिल्कुल सपोर्टर है। तो वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। भाई दी वे उनके साथ तो उनका एक किस्म का सीट एडजस्टमेंट की बात हो गई है और कहा जा रहा है कि जी नवाज साहब ने कह दिया है कि चौधरी शुजात, उनके साहबजादे और प्लस तारिक बशीर चीमा के जो अगेंस्ट हम कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। प्लस पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चलें, ये तो एक सीन बन रहा है। फजलुर रहमान साहब आप देख लें, वो अपने जरदारी साहब से यूँ लगता है कि बिल्कुल एक तरफ हटके इधर आ गए हैं। इतलात ये हैं कि उनको शायद यकीन दहानी करा दी गई है कि आप अगले मुल्क के सदर भी होंगे। वैसे भी आपने देखा कि 10 साल पहले विकी लीक्स में उनका ये आया था, जो उन्होंने अमेरिकन को मिल के कहा था कि जी मैं भी आपका फेवरेट हो सकता हूँ, मुझे भी आप प्राइम मिनिस्टर सदर क्यों नहीं बनाते। वो अपनी जगह है। लेकिन दो चीज़ें सलमा सारे सिनेरियो में, अभी एक तरफ तो ये बात हो रही है कि ये इलेक्शन पिटीशन आपने देखा, ये एक तो पीटीआई के जो इलेक्शन हुए उनको चैलेंज कर दिया गया, प्लस इलेक्शंस को वैसे डिले करने के लिए एक पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई है, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी बहुत से हवाले से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी एक तरफ तो हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक मॉडल भी हाइब्रिड जो है ना वो शामिल कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि SIFC, ये जो फैसिलिटेशन अथॉरिटी जो है ना, उसके बनने के बाद सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब इत्तलात ये हैं डॉक्टर साहब कि ये 20 दिसंबर की डेट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 20 जून की। 20 जून को एक हाई ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कहते हैं कि हालात ऐसे हो गए थे कि हमें लग रहा था कि मैक्सिमम 8 दिन की बाद डिफॉल्ट हो जाएगा। 20 जून गुजर गया जी, जो गुजर गया, ठीक। उसके बाद वो कहते हैं कि जी फिर ये काम जनरल आसिम उनके लोगों ने अपने हाथ में लिया और फिर ये मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर जिस तरीके से ये सारे मामला तय किए गए। एक तरफ तो ये हो रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बायलैटरल क्रेडिटर और उसके साथ साथ हमारे इस्लामी मुल्क सामने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो गारंटीज एश्योरेंसेस सिर्फ और सिर्फ वो जनरल आसिम की और फौज की मांग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ मैं नहीं बोलता, सीधी सीधी वो है।
अब उसको सामने रखते हुए जेहन में रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो क्या इसहाक डार साहब, बाय द वे ये भी उली साहब ने कहा है कि जब इसहाक डार साहब ये बन गई थी अथॉरिटी और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि इस काउंसिल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कर दें। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। देखिए एक तरफ वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये सियासत भली जैसे भी है, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो वो चलती रहे। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनना है उसमें अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये कब तक नवाज शरीफ साहब ऐसा करेंगे, साल डेढ़ साल के बाद ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उनके जहन में कुछ और होगा, चीज़ें अपने तौर पर करनी है, ये साथ साथ चीज़ें चल रही। अब देखें ना टेक्निकल ग्राउंड पे सलमा, अगर लोग ये कहते हैं कि जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, जिसकी बात गज सुनाई दे रही है, उधर से आप देख लें चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि अपनी बेगम के कान में तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन टेलीविजन पे आके नहीं कह सकते। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये देख लें। बाय द वे आखिरी बात ये है कि इस वक्त इंतखाबी सियासत में आपको नून आगे नजर आ रही है, बाकी जो है ना उनका अभी तक हम नहीं देख रहे कि वो खुल के सामने आपने बहुत सी पहेलियां एहतशाम साहब अपने कमेंट में छोड़ दी है मेरे लिए, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलूंगी। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लें कि अभी जो इंतखाबात होने वाले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब उसमें मुनफरिद क्या है? सलमा देखिए 11 इलेक्शन हुए 45 सालों में। जो मुझे इस इलेक्शन में नजर आ रहा है, एक तो जो सबसे बड़ी पार्टी है या दो सबसे बड़ी पार्टीज हैं, पीटीआई हो जाए और पीएमएलएन हो गए, नून के पास टिकट्स लेने वाले बेशुमार हैं और वोटर्स की कमी लगती है, और दूसरी तरफ पीटीआई है उसके पास वोटर्स बेशुमार हैं और वहां टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा इलेक्शन के दिन के दौरान? अब 64 दिन रह गए बाकी। अच्छा, और जो अजीब चीजें हमारे इलेक्शन में मुझे नजर आती हैं कि आप सोचिए कि 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उसमें से 14-15 दर्जन ममालिक ऐसे हैं जो जमहूरी ममालिक। इलेक्शन होते हैं वहां। अब जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, सियासी पार्टियां, सियासतदान सर्विस करवाती हैं, आवाम के पास जाती हैं, उनसे पूछती हैं आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो प्रॉब्लम्स इकट्ठे किए जाते हैं कि जी 80% आवाम कहती है कि उनके ये प्रॉब्लम्स हैं, 70% कह रही है उनके ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, फिर वो तकरीर करते हैं कि जी हम ये आपके प्रॉब्लम्स आके दूर करेंगे। बिल्कुल ठीक। इधर आपके पास कोई आया? किसी के पास कोई सर्वे हुआ? किसी के पास कोई पूछने आया कि भाई वोटर्स आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कभी निकाह पहले हुआ था या बाद में हुआ था, फिर बात करते हैं कि वो खजाना पहले हुई थी या नहीं हुई थी, वो खजाना जो है उसने वजीर खजाना ने पैसे दिए या नहीं दिए, इस किस्म की बातें हो रही हैं। आप सोचिए कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 10 रुपए का यूनिट था बिजली का, आज 50 रुपए का है। आपके पास कोई आया आपसे पूछने की जी मैं आपको तकलीफ क्या है और मैं उस तकलीफ का सोल्यूशन क्या निकालूं? बिल्कुल नहीं। अब आप अंदाजा कीजिए, मेरे घर में 800-900 रुपए का गैस का बिल आता था, वो 10-12 हजार रुपए का आ रहा है। मेरे पास कोई आया? तो दुनिया भर में जो काम होता है इलेक्शन से पहले कि वो वोटर से आके पूछते हैं, अब यहाँ पे हमारी सियासी जमातें, इनमें से कोई इलेक्शन जीतेगा ना, या पीटीआई होगी या पीएमएलएन होगी या पीपल्स पार्टी होगी, इनमें तो अंडरस्टूड है ना कौन जीतने वाला है। अच्छा चलिए, ये आपको पता चल गया पहले से। अब मेरा सवाल ये है कि ये अभी हमारा ख्याल नहीं कर रहे, तो जब इलेक्शन जीत जाएंगे, हुकूमत में आएंगे, तो फिर हमारा कोई ख्याल करेगा? ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई हमारा ख्याल नहीं करेगा। और अनवर साहब, डेली हम ये सवाल पूछते हैं कि किसी सियासी जमात का कोई मंशूर सामने आ रहा है, जवाब नफी में होता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई मंजन नहीं है बेचने को, कुछ ऑफर करने को नहीं है। उनको पता है कि उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा, वो लीस्ट कंसर्न है कि अवाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी बुनियादी सी चीज जो मैं चाहती हूँ कि पहले तो इस पे बात हो जाए कि इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट आएगी। इलेक्शन जो कहा जा रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिले हो सकते हैं, 17 के करीब दरखास्तें नहीं आई, ये टेक्निकल ग्राउंड क्या है? देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि मंशूर की जो आपने बात की, माजी में भी जब बड़े आइडियल हालात होते हैं उस वक्त भी मंशूर पर किसी ने कभी कोई अमल नहीं किया। अब तो खैर जी, अब तो हालात भी नहीं है ना, तो मंशूर थे। अब तो जो इस वक्त आवाम की कंडीशन है वो भी बेहतरी की तरफ जाती दिखाई नहीं दे रही। आपने टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर इलेक्शन के मुलतवी होने की बात की कि ऐसी बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हाँ, देखिए उसकी बुनियादी एक ही वजह हो सकती है जो उसमें आइन में प्रोविजन मौजूद है कि जब गैर मामूली हालात हो मुल्क में कोई गैर मामूली हालात नहीं। वो बर्फबारी वाला जो जवाब है वो गैर मामूली, मुझे ये बताइए कि मैंने आपने इत्शाम साहब 1970 का जिक्र किया था जब दिसंबर में इंतखाबात हुए थे। अच्छा, वो जो अमन-ओ-अमान का मसला था, उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है, वो गैर मामूली मैं आपको बताता हूँ। एक तो बात ना, देखिए
सर्दी कोई गैर मामूली हालात नहीं, अब तो सर्दी वैसे भी सुखड़ गई है। और नहीं, ये बर्फबारी, actually बर्फबारी, सर्दी नहीं, बर्फबारी देखना, इससे टर्नओवर आपका कम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बुनियाद पर आप इंतखाबात को नहीं कर सकते। ये टेक्निकल ग्राउंड नहीं। हाँ, अब बलूचिस्तान और केपी की तरफ आ जाइए। जो लीडर्स हैं, पोलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये चाहते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। देखिए, बलूचिस्तान की जो कंडीशन है वो कुछ नई नहीं है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो पहले जिस तरह थी अब भी वैसी है। अब सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि इंतखाबात को शायद मुलतवी किया जा सके। दूसरी बात, केपीके में जो सूरत हाल है वो पहले की निस्बत खराब है। देखिए, और इतनी खराब भी नहीं है कि आप इंतखाबात ना करवा सके। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो 2.5 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करवाए गए, तो वो बहुत बड़ा वाक़या था। ऐसा नहीं है कि अब इतनी, और आपको याद होगा जब दहशतगर्दी अरूज पर थी, हर रोज़ बम धमाके हुआ करते थे और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जाते थे। वो अब वो वक्त नहीं है, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त वापस आए। तीसरी बात यह है कि इंतखाबात के लिए जो आपको 17 एप्लीकेशन जो इलेक्शन कमीशन में गई हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन का आईनी और कानूनी तौर पर यह फर्ज है कि जो एप्लीकेशन उनके पास आएगी वो उसको इंटरटेन करेंगे। इससे ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वो इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे। वो उनको सुनेंगे, जब तक सॉलिड रीज़न नहीं होगा इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। और दूसरी बात, इंतखाबात मुलतवी ना होने की भी एक बड़ी वजह है। देखिए, आपने मुल्क को अगर आपने मुस्तहकम करना है, आपने अगर सियासी हार्मनी पैदा करनी है, तो उसके लिए आपको इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो इन सारी चीज़ों से बढ़कर है वो है आपकी माशी सूरत हाल। आपने अपनी माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है। देखिए, मुल्क में आपने 100 कॉल सही, जिस तरह के सही इंतखाबात करवाने हैं। जब इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, उन्होंने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी से डील करना है, और उस वक्त वो डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखती है कि आपके मुल्क में जमहूरी हुकूमत है, भले लंगड़ी लूली हो, जिस तरह की भी हो, लेकिन हुकूमत तो होती है। इंतखाबात इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने अमन अमान की सूरत हाल तब बेहतर होगी, इकॉनमी की सूरत हाल तब बेहतर होगी, अवाम की सूरत हाल तब बेहतर होगी जब इंतखाबात होंगे। एटलीस्ट कम अज़ कम उसकी तरफ पढ़ा तो जा सकेगा। डॉक्टर साहब को इस पर कंसर्न होता है कि हालात इंतखाबात के बाद भी अवाम के ठीक नहीं होंगे। चलिए, जब इकॉनमी की सूरत हाल ठीक होगी, कुछ ना कुछ समरात अवाम तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि अवाम तक समरात नहीं पहुंचेंगे। अब जो बिजली और गैस की कीमतें में इलेक्शन के बाद नहीं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी ना, अवाम का प्रेशर तो होगा। पड़ेगी, पर होती हुई नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे पैदा होंगे तभी होगा। लेकिन अगले सेगमेंट में हम इस पे जाएंगे। जुल्फिकार साहब, क्योंकि आप इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, पंजाब की सियासत पे बड़ी गहरी नजर होती है आपकी। ये जो आज की मुलाकात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चौधरी परवेज इलाही कुछ और स्टांस रखते हैं, कहीं और टिल्ट रखते हैं। चौधरी शुजात साहब, उनका भी बड़ा होल्ड है, लेकिन वो कहीं और हैं, इस वक्त किसी और के साथ खड़े हुए हैं। तो गुजरात की पॉलिटिक्स या पंजाब की पॉलिटिक्स में आज नवाज शरीफ का चल के चौधरी शुजात के पास जाना कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए, आज नवाज शरीफ ने मरियम साहबा के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके वहाँ चौधरी बरादरान के घर जाके एक मैसेज दिया है। और ये मैसेज बाय द वे, जिस तरह आप कह रही थी कि 15 साल के बाद वो गए हैं, माजी के अंदर बहुत सारे नशेबो फराज रहे, लेकिन परवेज इलाही साहब नवाज लीग के खिलाफ ऑल आउट जाते थे, बड़ी मुखालफत करते थे, इक़्तिदार में भी और इक़्तिदार से बाहर भी। और चौधरी शुजात साहब ने हमेशा वफादारी रवादारी का जो दामन था उसको नहीं छोड़ा, और वो अपने वालिद की तरह हमेशा उन्होंने रवादारी वफादारी की सियासत की। और वो मुखालफत में भी किसी शख्स के इस लेवल पे नहीं जाते, असूली मुखालफत करते हैं और इस लेवल पे नहीं जाते कि दोबारा मुलाकात ना हो सके। आज उनका जरदारी से भी एक आइडियल तल्लक है, नवाज शरीफ साहब भी उनके घर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी वो मिलते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी उनके बहुत करीब हैं, बाकी भी ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियंस उनको मिलते हैं, जिसमें फजल रहमान साहब हैं या बाकी लोग हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब ने कुछ लोगों को पे क्रॉस लगाया हुआ था, कुछ में डिस्टेंस रखा हुआ था। अब चूंकि परवेज इलाही साहब साइड पे हो गए, तो दोबारा से मौका मिल गया शुजात साहब को अपनी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रिवाइव करने का। और उनके दोनों जो साहबजादे हैं, शाफे हुसैन साहब और सादिक हुसैन साहब, वो अपने वालिद और दादा की जो लेगेसी है वफादारी और रवादारी की, उसको बड़ी कामयाबी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा? गुजरात तो लाजमी बात है, ये 3 सीटों की एडजस्टमेंट के बाद जो मेन हलके हैं वहां पे, उसमें एक बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे। चौधरी बरादरान भी और नून लीग को भी वहां से क्लियर एक सूरत हाल मिल जाएगी। और नून लीग का वहां पे इसके अलावा भी 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट है और वो सीटें निकाल सकते हैं।
دیکھیے جب نواز شریف صاحب کی ہم بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس پہ پروڈکٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئیں گے، ان کی پہلے لڑائی ہو گئی تھی، پھر لڑائی ہو جائے گی. تو اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ بدلے ہوئے حالات کے مطابق نواز شریف صاحب بدل بھی سکتے ہیں. وہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اداروں کا ایک رول ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. کئی لڑائیوں کے بعد شاید ان کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ ہم آگے مل کے ایک ایسے طریقے سے چلے کہ شاید پاکستان سے بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. جیسے آپ نے کہا کہ سیاست کے سینے میں، سیاست ایک بحران کھیل ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. پرویز لائی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مل سکتے، ہمارے بڑوں نے روکا ہوا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نائب وزیر اعظم بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور میں. تو اسی لیے ایسی سیاسی جماعتیں جنہوں نے دوسروں پہ ایون قتل کے الزامات لگائے وہ بھی مل کے بیٹھ گئی. جی، سیاست میں کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں جس طرح پرویز لائی صاحب اس کا پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے، اس طرح آج نواز شریف صاحب جیسے گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کا کچھ ٹرانس ایسا آ سکتا ہے کہ مل کے کوئی ایسا آگے نظام تشکیل دیا جائے بالکل ٹھیک، جس پہ ساری چیزیں ہی بہتری کی طرف چل پڑے. بالکل درست. اچھا، لیول پلئنگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے احتشام صاحب، تو مجھے لیبیا کی سچویشن اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کیوں یاد آتی ہے کہ کہا جاتا تھا اینڈ پہ معمر قذافی کمزور مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تو سیاسی جماعتیں ابھی جو لیول پلئنگ فیلڈ مانگ رہی ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے مقابلے میں وہ بھی کمزور مزاحمت کر رہی ہیں. مطلب وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس کہتی ہیں لیول پلئنگ فیلڈ، بار بار ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا، کسی کو کوئی شیئر مل نہیں پا رہا. وہ بھی شہید ہو جائیں گی، لگتا ہے ایسے ہی ہے دیکھیں سیاسی طور پہ. لیکن پیپلز پارٹی کا اب مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. دیکھیں جس انداز سے بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب جس انداز سے آپریٹ کر رہے تھے، اور جب تک بلاول بھٹو فارن منسٹر رہے ہیں، جی ایچ کے ساتھ ان کی بڑی گاڑی چھنتی تھی، اور کئی حوالوں سے آپ نے دیکھا وہ شہباز صاحب کی بھی تعریف کرتے تھے، اس حد تک کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پیپلز پارٹی کے زیادہ پرائم منسٹر ہیں بجائے اس کے کسی اور کے پرائم منسٹر، یعنی نون سے بھی زیادہ. دیکھیں اب لیول پلئنگ فیلڈ کی بات تو اب سارے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک سٹیج پہ پی ایم ایل این بھی یہی کہتی تھی، اب وہ خاموش ہوگی، ٹھیک ہے نا، اب وہ نہیں کر رہے. شاید ان کو بھی نظر آ گیا ہے رائٹنگ آن دا وال کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ باقی جماعتیں جو ہے نا، ایک چیز پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل بن گئی ہے. دیکھیں نا جس طریقے سے پی ایم ایل این اپنا جس کو کہتے ہیں الائنس کی پالیٹکس کر رہی ہے. اب پہلی دفعہ ایک عرصے کے بعد سندھ اور انہوں نے بلوچستان میں ان روڈز بنائے ہیں. دیکھیں ایم کو ایم کے ساتھ ان کا ہو گیا ہے سلسلہ، اور ایک دو ہفتوں میں دوسری ملاقات کل انہوں نے ان سے کی ہے، مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف صاحب نے. وہاں طے ہو گیا کہ جی مل کے الیکشن لڑیں گے. پھر ڈی ٹی اے باپ سارے مل گئے. تو پیپلز پارٹی کو تو لگا کہ ایک دفعہ ان کو کہیں اور سے جھٹکا مل رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ، ان کی شکایت اپنی جگہ پہ، وہ الیکشن کمیشن سے بھی شکایت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سندھ حکومت پہ بھی الزام لگاتے ہیں، سندھ الیکشن کمیشن کے پیسے کھا رہا ہے. دیکھیں لیول پلئنگ فیلڈ تو ہر دور میں ہر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن سوال اس وقت یہ ہے، جو دو سوال پوچھے جا رہے ہیں شہر اقتدار میں. دیکھیں سلمہ، ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اگر الیکشن ہونے ہیں، جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات ہو رہی ہے نا جی انور رضا، کہ جی کیوں ہو سکتے ہیں. ایک تو بات ہوتی ہے ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہے، وہ طے نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دو چیزیں کیے بغیر الیکشن ممکن نہیں. کیا آپ نے بلے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بلے کا نشان ہوگا؟ اس بلے کا فیصلہ ہونا باقی ہے. نواز شریف صاحب کا بھی ایک کیس بھی رہتا ہے، وہ بھی ایک ہے. دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں کس نے کرنا. دوسرا یہ کہ اس کی اپنا کیا کہتے ہیں قاسم کے ابا کی کنوکشن، اس میں ابھی کتنا ٹائم تو ہو چکی، دیکھیں ہو چکی ہے، لیکن اس کو فائنلی نہیں ہوا نا. ابھی 12 اور 13 دسمبر کو دو اور معاملات میں وہ حصہ نہیں لے سکتے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کے اپنا ایک سلسلہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بظاہر تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بلے کا نشان ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الٹ ہو جائے. جو اس وقت 80-90 کی سیٹیں آپ نون کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو مل جائے. لیکن اس سب کے لیے احتشام صاحب سب سے پہلے تو الیکشن ضروری ہے، اور بقول انور صاحب کے اس میں کوئی ہارڈل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جواز ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی نظر میں اب بھی کوئی رکاوٹ باقی ہے الیکشن ہونے میں؟ سلمہ، 3 چیزیں دیکھتا ہوں میں: پیسہ، نفری اور سیکیورٹی کے حالات. صرف ایک چیز ہے ابھی تک نہیں، پیسہ دیکھیں، پیسہ مل گیا. 42 بلین کا اوریجنل مختص کیا گیا تھا بجٹ کے اندر. 17 اور 10 27 ان کو مل گیا. ٹوٹل 47 ارب 40 کروڑ مل گیا ان کو. ٹوٹل 27 کروڑ مل گیا، 27 ارب ملا. 27 ارب 10 جمع 17 ملا ہے ان کو. پہلے بھی جو دیے گئے وہ ملا، پہلے 10 ملے تھے.
17 ارب ان کو مل گیا, 42 ارب بجٹ میں مختص کیا گیا تھا, اور جو 15 ارب باقی بچا ہے یہ ان کو 8 فروری کے بعد چاہیے ہوگا, جو فوجی اور پولیس والوں کو جو پیمنٹس کرنی. تو پیسے ان کے پاس 8 فروری کو پورے ہیں. تو جس کو میں پہلے کہہ رہا تھا پیسہ ان کے پاس پورا. نفری پوری ہو رہی ہے, سندھ حکومت دے رہی ہے, پنجاب حکومت دے رہی ہے, ایونچولی فوج سے بھی آ جائیں گے, نفری بھی پوری ہے. تو الیکشن لاہور ہائی کورٹ نے, آپ نے یاد ہے لاہور ہائی کورٹ نے انکار کیا تھا کہ آروز اور ڈی آروز ہم نہیں دیں گے, وہ بھی اب شاید آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہاں سے فوج سے لوگ آ جائیں گے یا نہیں. وہاں پہ میرے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو QRF پرووائڈ کریں گے, وہ جو کوئک رسپانس فورس ہے. تو جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے, لیکن آپ ان کو پرماننٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ نہیں دیں گے. تو اس قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تیار ہیں. تو نفری پوری ہو جائے گی اور پیسہ پورا ہو گیا. اب معاملہ رہ گیا سیکیورٹی کا. ٹھیک ہے, اب جو مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے تھے وہ مجھ سے 100 گنا زیادہ سیاست جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہو پائیں گے. جو گورنر صاحب ہیں KP کے, مجھ سے 100 گنا زیادہ الیکشن جاتے ہیں. غلام علی نے بھی کہا وہ سیاست مجھ سے مولانا فضل الرحمان صاحب. اچھا, ہم مجھ سے 100 گنا زیادہ سیاست جانتے ہیں. اچھا, پھر وہ آپ سوچئے کہ MQM اور وہ نون لیگ بھی سندھ میں شامل ہے جس نے ڈی لمیٹیشن کے خلاف جو شکایت کی. تو وہاں پہ MQM ہے, وہاں پہ GDA ہے, وہاں پہ ANP بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے. یہ لوگ مجھ سے تو کہیں زیادہ سیاست جانتے ہیں. یہ سب لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کا آپ نے بتایا کہ 16-17 وہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی کوئی پٹیشن جا کے دائر ہوئی. آپ نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا, تو یہ سب لوگ, یہ کیا ہو رہا ہے. نفری پوری ہے, ہونے والی ہے, پیسہ ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اب ہم تو بھی باقی ابھی پراپر کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ساری چیزوں کو دیکھیں, ہلکا بندیوں کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے, سیکیورٹی معاملات بھی. لیکن انور صاحب, ان ساری چیزوں میں آج ابھی تک ہم نے PTI کے فیکٹر کو ڈسکس نہیں کیا. شعیب شاہین صاحب NA46 سے الیکشن لڑنے والے ہیں, اور 12 اور 13 دسمبر کو خان صاحب کے لیے بڑے ٹف ثابت ہونے والے ہیں. ایک دن سائفر کی فرد جرم عائد ہوگی ان پہ, اور ایک دن الیکشن کمیشن میں توہین عدالت کی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. تو یہ دونوں معاملات مل کے کیا اس طرف لے جائیں گے کہ خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں؟ اور کیا شعیب شاہین یا ان جیسے اور وکیل اگر ٹکٹ لے کے الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو کیا ووٹ پڑے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سائفر اور توہین الیکشن کمیشن 12 اور 13 کو, یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے فرد جرم تو عائد ہونی ہے اور یہ آگے بڑھیں گے. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ کوئی مشکل ہوگی. پہلے ان پر بہت زیادہ مشکلات ہیں, تو یہ اسی مشکلات کا تسلسل ہے, لہٰذا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پہلے سے طے شدہ چیزیں, ظاہر یہ کیسز چلنے ہیں اور منطقی انجام تک پہنچنے ہیں. اور ان پہ وہ ایک 3 سال کی سزا بھی ہے, اور جس میں یہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکتے چیئرمین جو PTI ہیں. دوسری بات دیکھیے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے پولیٹیکلی, انہیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس پارلیمانی سیاست میں ان کا وہ رول نہیں ہے جو ہو سکتا تھا. اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں اس کو زیادہ سے زیادہ متنازع کیا جا سکے. کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو متنازع, کہ آپ وکلا کو جب ٹکٹس دیں گے, وہ انہیں پتہ ہے کہ وکلا نے الیکشن جیتنا نہیں ہے, انہوں نے پیسہ نہیں لگانا, ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوتی ہے. وہ انفرادی طور پر کریں گے, اپنے دوستوں کے ساتھ کر لیں گے, وہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے, نہ ان کے پاس ٹیم ہے. وہ الیکشنز ہار جائیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ دیکھیے, پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا, میڈیا کے ساتھ جھگڑا ہوگا, آروز اور DROز جو ہے ان کے ساتھ وہ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے, یا ان کو کہیں گے ریزلٹس روک لیا گیا, جلدی جاری کیا گیا. یہ صرف کیوس پیدا ہوگا, انتشار کی سیاست ہوگی, اور خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے. خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے جس کی بنیاد پر وہ وکلا کو ٹکٹ دے رہے ہیں. دیکھیے, اب بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ پارلیمانی سیاست میں ان کا وہ کردار نہیں ہے اس وقت, اس انتخابات میں جو ماضی میں تھا. وہ کیوں نہیں تھا, اس بحث میں ہم نہیں جاتے. ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اب پھر وہ غلطی کر رہے ہیں. وہ نہیں, سچویشن کو دیکھیے, اس سے ود ان پارٹی جو پالیٹیشینز ہیں اور جو وکلا ہیں ان میں دھڑے بندی آ گئی ہے. جب آپ کی جماعت کے اندر تقسیم ہوگی تو مجھے بتائیے کہ آپ عام انتخابات میں کس طرح سیٹیں نکال سکیں گے. جو آپ ایزیوم کر لیجئے کہ اگر آپ نے 30 سیٹیں نکالنی تھی تو ان لڑائیوں کی وجہ سے, اختلافات کی وجہ سے آپ وہ مارجن 20 تک آ جائے گا. یہ اس کو ذرا دیکھیے, الیکشن کے ڈے, الیکشن سے پہلے جو ہے اس کی سائنس بالکل الگ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز عرصہ دراز سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے پری پول ریگنگ کیا ہوتی ہے,
आफ्टर पोल रिगिंग क्या होती है, ये सारी चीजों चीजें को समझ जानते चुके हैं। हैं। फिर इन्हें ठीक। पता है कि हमने अपने जो हलके हैं उनमें जो हमने कैसे उनको लेकिन- मैनेज करना है, जबकि वकला को ये नहीं पता। वो सिर्फ पुलिस को, मीडिया को, आरओज को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अवाम को उस तरह वकला को भी नहीं कर पता और सकते। साबिक चेयरमैन पीटीआई को भी गालिबन अभी तक पूरी तरह से चीजों की समझ नहीं आई। लेकिन एक और चीज जिसको इंडिकेट किया था एहतशाम साहब ने कुछ देर पहले, जुल्फकार साहब, हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है? देखिए, पीटीआई ने तो भरपूर तरीके से फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं। एक अरेंजमेंट के तहत उनको लाया गया और दूसरे अरेंजमेंट के तहत उनको घर भेज दिया गया, लेकिन अभी भी तमाम तर पॉपुलैरिटी के दावों के बावजूद, और पॉपुलैरिटी है भी किसी लेवल पे, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए हालात साजगार नहीं है। जिस तरह आप कहा करती हैं कि मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। जी। अब बातें बड़ी वाज़ेह हैं। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें रिजल्ट का पहले से लोगों को पता है, और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के बारे में बच्चा बच्चा कह रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो कुछ हुआ वो बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर है। दूसरी बात, रोजाना की बुनियाद पे हम करते हैं कि कोई पार्टी कोई अपना मंशूर नहीं दे रही, सोल्यूशंस नहीं दे रही, मईशत कैसे ठीक होगी इसका हल नहीं बता रही। लेकिन ये सारी चीजें सलमा कोई पार्टी क्यों बताएगी, जब पार्टीज को पता है कि पब्लिक के वोट से वो आ ही नहीं रहे। पब्लिक को पार्टीज को पता है कि उसमें वोट को इज्जत दो वाला मामला है ही नहीं। यहाँ पे तो किसी और चीज को इज्जत देनी है और उसके नतीजे में आपको इज्जत मिल जानी है और इक़्तिदार मिल जाना है। तो फिर वो अवाम के पास मंशूर लेके या अवाम के पास प्लान लेके या सोल्यूशन लेके क्यों जाएंगे? सही। और अब तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज आइंदा से वो सोचा करेगी कि ये जलसे जुलूस करके करोड़ों रुपए लगाने की, अरबों रुपए लगाने की जरूरत क्या है। सोशल और मीडिया कैंपेन ये अवाम को इकट्ठा करके इवन नान बिरयानी जो है ये भी बंद करके ये पैसे किसी और जगह जमा करें और किसी और जगह खर्च करें। हमें जरूरत क्या है ये सारी एक्सरसाइज की? तो मुझे लगता जलसों में लोग आते कि हैं उनकी बड़ा आखिरी रिमोट फैसिनेशन कंट्रोल भी आप टाइप, खत्म कर रहे हैं ये कह के। ये सारी सियासत मुल्क में बड़ी रिमोट कंट्रोल पर डिजिटल टाइप हुआ करेगी कि मैसेज दे दिया बस सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी चैनल। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब। अंकल सरगम का तो एक बड़ा ये मशहूर इस किरदार टाइप था का- रोला। इस- वो कहा करता था, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ ये कैसी तरक्की है। हमारे अवाम भी आजकल यही करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ग्रो करती जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। इन दोनों का कंपैरिजन किस तरह से किया जा सकता है और आम आदमी तक इसके समरात कैसे पहुंचेंगे? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। दो तीन मामला जिन पे क्विकली बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ बिजली गैस की बढ़ती कीमतें, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान, और फिर तीसरी चीज गजा के मामले पे बाद में आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रोज बरोज नई बुलंदियों को छू रही है, कैसे? देखिए सलमा, जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आया इसके पीछे वो बैरूनी सरमायाकारी है। नवंबर के महीने के अंदर, एक महीने के अंदर कोई $35 मिलियन बैरूनी सरमायाकारों ने हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया। वंडरफुल। अब देखिए, आप और मैं तो बिजली और गैस में फंसे रहते हैं। ये हमारा कोई मसला ये 8 है। साल का एहतशाम साहब रिकॉर्ड है। पिछले 7-8 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने के अंदर $35 मिलियन बैरूनी सरमायाकार हमारी Trust स्टॉक develop मार्केट हुआ में है। तक। तो कुछ तो हो रहा है। Exactly. बिजली और गैस से बाहर भी निकले। हाँ। देखिए, जो सरमायाकार है वो देखता है कि जो तजारती खसारा है इस साल वो गिर के कई 10 अरब पे पहुंच गया। अब सोचिए कि इससे 3 गुना ज्यादा हुआ करता था। तजारती खसारा बड़ी तेजी से नीचे आया। जितनी कंपनियां फॉरेन यहाँ पे काम करती थी उनके डिविडेंड्स रुके हुए थे, वो सारे के सारे स्टेट बैंक ने अलाउ करती। ठीक। सारों की डिविडेंड रिपेट्रिएशन हो गई। एफबीआर ने जो हद दिया गया था इनको टैक्स इकट्ठा करने का, उससे ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक। और फिर हमारे मीडिया ने जो खबर नहीं उठाई वो ये थी कि जीसीसी कुछ हद तक उठाई कि जीसीसी के साथ पाकिस्तान का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चला है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो हो रहा है। जो बैरूनी सरमायाकार डॉलर पे डॉलर डाले चले जा रहे हैं, इनको कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के। जबरदस्त। लेकिन आम आदमी एहतशाम साहब ये एज्यूम करता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है इसका मतलब है मईशत बेहतर है, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजली गैस सब चीजें, इवन खाने पीने की चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। इनका कनेक्शन क्या है? थोड़ा आम अल्फाज में आम आदमी के लिए देखिए, समझा। स्टॉक मार्केट का एक जुमला मैं ऐड कर दूं, ये डॉक्टर साहब बात करें। देखिए ना, ये एक जिसको कहते हैं एक किसी तरीके के सिम्टम नजर आ रहे होते हैं लोगों को, पब्लिक को नजर आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ज्यादा परेशान कुन बात है, बावजूद इस बात के कि
इतनी हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन आप देख लें जिसको कहते हैं आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक ज़माने में 23% थी जीडीपी की, अब दोनों यानी लोकल डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 17% रह गई है। तो ये लम्हा फिक्री है कि पैसा बाहर से नहीं आ रहा। एक अब देखिए सलमा, जो ज़्यादा परेशान कुन बात है ना, ये जो अब टैरिफ जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, 550% आप गैस के रेट टैरिफ बढ़ा चुके हैं, क्लोज टू 40% बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। अब दोबारा से गैस के टैरिफ जो है ना उसको अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर है लोग रो रहे हैं, एक तो कहते हैं गैस है नहीं, ऊपर से बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मेथड ऑफ द मैडनेस इनको गवर्नमेंट को तलाश करना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये जो कंपनीज हैं, बाय द वे डिस्कोज 8 डिस्कोज जो है ना इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ओवर बिलिंग करके, ठीक है ना। अब उनको को पूछे कभी आप आपके नुकसानात लोगों से पूरा कर रहे हैं, ये कहाँ की शराफत है कि आप अपनी चोरी नहीं ठीक करते, आप ट्रांसमिशन लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अपने ख़त्म नहीं करते, और आम आदमी से आप कहते हैं कोई और मुल्क हो तो मुकदमा कर दे तो भुगतना इनके लिए मुश्किल हो जाए। तो मेरा ख्याल है अब नई हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। वो क्या करेगी, नई हुकूमत आएगी, उनको तवातर के साथ ये करना पड़ेगा, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अगले साल आपने लेना ही लेना नया, अगली किस्त भी लेनी है, नया प्रोग्राम भी लेना है। वो 8 बिलियन का कहा गया है, लेकिन सुना है वो 6 बिलियन से ज़्यादा नहीं देंगे। वो भी उनकी ये सारी शराइत जिसमें बिजली गैस पेट्रोल तवातर के साथ बढ़ेगा, फिर आपने जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन आप करेंगे, आपको जो डोमेस्टिक होम ग्राउंड रिफॉर्म जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको नो कहे कि हम नहीं देते आपको। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। गजा का मामला अनवर साहब अभी तक हल तलब है। हम समझते थे कि अगर कुछ दिनों के लिए जंग बंदी हुई है तो शायद ये सिलसिला अब जंग बंदी तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी इजरायली फोर्सेस ने गजा की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान किया है। वहां पे अब यहूदी बस्तियां आबाद करने की बात हो रही है। मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है इस वक्त? एक जुमला ऐड कर दूं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही है दोहा में, सिर्फ आप देख लें हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं सारे जितने मेंबर, किसी को एहसास नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब को इंतजार कर रहे हैं कि ये बेचारे वाइप आउट हो जाएं सारे गजा से। इस मीटिंग से क्या होगा? उससे पहले OIC की मीटिंग हुई, इस्लामती काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहाँ आप देखें क्या निकला, सिफर। अब आप देखिए इसराइल ने जो अपने नताज हासिल करने थे वो कर लिए हैं। अब वो ज़मीनी उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, नस्ल कुशी तकरीबन वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब वहाँ पर यहूदी जो बस्तियाँ हैं वो आबाद की जाएंगी। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो रवायती बेहिसी है मुस्लिम ममालिक की, इनसे अल्लाह ताला तो पूछेंगे कि आप की जो खामोशी है और आपकी जो बेहिसी है इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। देखिए आज अगर फ़लस्तीन की बारी है तो खुदा ना खास्ता कल कश्मीर की बारी भी हो सकती है। मुसलमानों को इसी तरह कमज़ोर किया जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिकन ने सिर्फ उस वक्त ये बात की, शायद उनके इंतखाबात थे और उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट देखे तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आपको ये ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन वक्ती तौर पर बंद हुआ। फिर जो नताइज उन्होंने हासिल कर लिए, शायद उन्होंने गजा के अंदर इंटर होना था, हो गए, वहाँ पर उन्होंने नस्ल कुशी कर दी। अब यहूदी बस्तियाँ आबाद होंगी और आप देखेंगी कि मुसलमानों का वहाँ पर फ़लस्तीनियों का जो नामो निशाना वो मिट जाएगा, काफ़ी हद तक तो मिट चुका है। मुस्लिम उम्मा को ये सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर फ़लस्तीन की बारी है तो कल कश्मीर और बाकी ममालिक की बारी भी आ सकती है। इसलिए कम अज़ कम इस फ़लस्तीन के वाक़े से इन्हें कोई मेजर स्टेप लेने की ज़रूरत थी। ये मीटिंग से कुछ नहीं होगा। देखिए हम उस वक्त भी कहते थे कि सफारती बाइकआउट करते, उनकी तजारत का बाइकआउट करते, आप उनसे सख्त से सख्त जो डिमांड्स थी वो करते, अगर ना करते तो आप कोई एक्शन लेते। मुस्लिम उम्मा अगर खड़ी हो जाती हकीकी मायनों में सही, जो अपनी इन मसलतों का शिकार ना होती और अपने अपने मुल्क के मफादात को ना देखती, मुस्लिम उम्मा के मफादात को देखती, तो शायद आज फ़लस्तीन की देखिए ये कश्मीर को, और मैं समझता हूं कि जो कुछ गजा में हो रहा है उसको एनालॉजी करना, बराबर ठहराना दुरुस्त नहीं। एक चीज डॉक्टर साहब देखें, सारे मामले में वेस्ट और अमेरिका में जो लोग बैठे हुए सारे फिलोसफर्स पॉलिटिक्स को समझने वाले, वो कहते हैं कि इजराइल ने, हमास ने तो सियासी तौर पे फ़ायदा उठा लिया, लेकिन इजराइल के लिए कहते हैं इतनी मुश्किल होगी, उनका ख्याल था कि अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करके रिकग्निशन हो जाएगी। वो कहते हैं मरला बहुत दूर चला गया। अगर मैं शॉर्टली जुल्फकार साहब के कमेंट इस पे ले लूं, डॉक्टर साहब की बात को भी आगे बढ़ाऊं कि अगर कश्मीर के मामले पे देखें, छोटे लेवल पे वाकयात होते थे, दुनिया को नहीं होश आया। गजा में मुसलमानों को तबाह कर दिया गया, वहां पे लाशें इस कदर फैली हुई हैं कि दफनाने की जगह नहीं है, और पूरे गजा को उन्होंने मलिया मेट कर दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद भी दुनिया को होश नहीं आया। पाकिस्तान से महाजरीन निकालने की बात होती है तो पूरी दुनिया से इंसानी हकूक के चैंपियन उठ के आ जाते हैं। गजा में छोटे मासूम बच्चों का खून होता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठती। यहाँ पे छोटा सा वाकया होता है, दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और वो तमाम के तमाम लोगों को बयानबाजी शुरू कर देते हैं अगर किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर छोटी सी वायलेशन हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है
کہ وہاں پہ پوری نسل کشی جاری ہے, وہاں پہ تباہی بربادی کر دی گئی ہے, وہاں پہ بارود پھینکا گیا, بچے ہلاک کر دیے گئے, ہسپتالوں کو معاف نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ظلم کی داستان وہاں رقم نہیں کی گئی, لیکن اس کے نتیجے میں پوری دنیا خاموش ہے. لیکن عالم اسلام کے حوالے سے فلسطینیوں کا گلہ ہے, بچے وہاں پہ پکار رہے ہیں عالم اسلام کو کہ آپ کو تو کم از کم پہنچنا چاہیے تھا. لیکن اس سارے معاملے میں مسلم امہ کا جو ایک کنسیپٹ تھا, ایک بھرم تھا, وہ بھی ایکسپوز ہوا. اسرائیل اٹسیلف ایکسپوز ہوا, جو ان کا بھرم تھا, ان کے دفاع کا کہ پورے ناقابل تسخیر ہے. لیکن آج اسرائیل اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے رہا ہے کہ چلو نقصان جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن فلسطین کا وہاں پہ پورا ملیامیٹ کر دیا جائے, قبضہ جو ان کا ایک پرانا خواب تھا اس کو کیا جائے. لیکن آج مسلمان اگر کھڑے نہ ہوئے, انہوں نے ریزسٹ نہ کیا, فلسطین کے بارے میں آواز بلند نہ کی, تو خدا نخواستہ مسجد اقصی کا جو ہمارا ایک اسلامی معاملہ ہے جس پہ ہم کوئی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس پہ مسلمانوں کو بہرحال ایک لائن کھینچنی پڑے گی, ایک ریڈ لائن رکھنی پڑے گی کہ اس سے آگے ہم کسی صورت میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہمیں لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کہ اس سے برے حالات نہیں ہو سکتے تھے. لائن ڈرا کرنے کے لیے بہت لی جاتی تو بہتر ہوتا ہے, اس کے بعد تو امید بھی ختم ہو چلی ہے. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.